वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में कब पास होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन आज से ये तय होगा कि 17 मार्च से इस बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 मार्च को इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देगा और उसके बाद देशव्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इस धरने में जेडीयू और टीडीपी को नहीं बुलाया गया। आखिर पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड के मामले में नीतीश कुमार पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? बिहार विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर हो सकता है, ये समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। 1000 टन सोना जो है मंदिरों के अंदर छुपा हुआ है, उसको आप निकालिए। कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रिस्तानों पर झगड़े हों। टीडीपी और जेडीयू को हमने दावत नहीं दी। मोदी को सपोर्ट करने का मिल गया फल। जेडीयू और टीडीपी भी घोषित हो गए कम्युनल। नीतीश चंद्र बाबू से मुसलमानों की अदावत, दोनों पार्टियों को नहीं दी धरने की दावत। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही यह तय हो गया कि मुसलमानों का अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर से भरोसा उठने लगा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को जंतर मंतर पर होने वाले धरने के लिए जेडीयू और टीडीपी को दावत नहीं दी, तो इन दोनों पार्टियों ने इफ्तार की दावत का न्योता होने के बावजूद इनसे दूरी बनाना ही ठीक समझा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली में धरने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसकी तारीख बदलकर 17 मार्च कर दी गई है। दरअसल 14 मार्च को होली है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने 13 मार्च को धरने की मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा होली के मौके पर संसद में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। ज्यादातर सांसद अपने संसदीय इलाकों में होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने के लिए कई विपक्षी सांसदों को भी न्योता दिया है, लेकिन उन्होंने 13 मार्च को आने में असमर्थता जता दी, जिसके बाद धरने की तारीख को 13 मार्च से बदलकर 17 मार्च कर दिया गया। हालांकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल पर धरने की तारीख ही बदली है, तेवर नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कह रहा है कि वो किसी भी सूरत में वक्फ संशोधन बिल को मंजूर नहीं करेगी और सरकार मुसलमानों को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। बोर्ड के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अमन और शांति बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार ऐसा काम कर रही है जिससे गली गली में हिंसा हो सकती है। वहीं कल्बे जब्बात को लगता है कि इस बिल के बहाने सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि सरकार को पैसा चाहिए तो मंदिरों में जमा हजारों टन सोना बाहर निकाले। वक्फ बोर्ड के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मंदिरों की है और 1000 टन सोना जो है मंदिरों के अंदर छुपा हुआ है, उसको आप निकालिए और हिंदू जो निर्धन उनको बांटिए, मुसलमानों को ना दीजिए, हिंदू गरीबों को दीजिए। सारे निर्धन हिंदू जो है धनवान हो जाएंगे। इतना सोना मंदिरों के अंदर, क्योंकि 400 किलो सोना सिर्फ एक मंदिर से चोरी हुआ था। और दूसरी चीज ये है, इससे अंदाजा आप कीजिए, महमूद गजनवी जो काबुल से आया था वो एक मंदिर लूटने आया था, सोमनाथ, एक मंदिर। इसका मतलब है एक मंदिर में इतना सोना था कि काबुल का बादशाह उसे लूटने आ रहा है। इससे अंदाजा कीजिए मंदिरों में कितना सोना और कितनी दौलत है। ये गरीबों में बांटिए। हिंदू कहेंगे भाई हमने दे रखा है, उसमें क्या? ये भी वक्फ तो हमने दे रखा है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस पर आप कब्जा कर रहे हैं, उस पर कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात को उदारपंथी माना जाता है। राजनाथ सिंह और पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ वो कई मौकों पर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि लिबरल मुस्लिम माने जाने वाले कल्बे जब्बात भी वक्फ बोर्ड बिल से इतने नाराज क्यों हैं? इसका जवाब दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। उसने कहा कि मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ करोड़ों ईमेल किए, सरकार ने उसे देखा ही नहीं। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने 44 संशोधन मूव किए, लेकिन सब रिजेक्ट कर दिए गए। पहले वक्फ बोर्ड में मुसलमान ही होते थे, वो इलेक्टेड होते थे, लेकिन अब इसमें 2 नॉन मुस्लिम प्रतिनिधि भी होंगे और वो सरकार से सिलेक्टेड होंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी पर विवाद होता है तो इस पर सुनवाई वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि कलेक्टर या डीएम फैसला करेगा। अब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करने वालों को 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। पहले नॉन मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता था, अब नहीं कर पाएगा। पहले वक्फ बोर्ड 10 साल में सर्वे कराता था, अब सर्वे का अधिकार डीएम कलेक्टर को होगा। पहले
पहले बोर्ड के सीईओ का मुस्लिम होना जरूरी था, अब वो शर्त भी हटा दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मामले में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड का कहना है कि सरकार इस बिल के सहारे मस्जिद, ईदगाह, मदरसा और कब्रिस्तान को छीनना चाहती है। बोर्ड के प्रवक्ता तो सीधे धमकी पर उतर आए। उन्होंने कहा कि देश में अमन और शांति बनाए रखना आम लोगों की नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो क्या ये सरकार को एक प्रकार से आप धमकी दे रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है शांति का प्रयास किसको करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। आवाम से अपील करें आप शांति पैदा करने की और अशांति आप पैदा करें। तो हमारा कहना ये है कि बात साफ समझने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों के लिए धार्मिक मसला है और धार्मिक मसला बहुत सेंसिटिव मसला होता है। लेकिन अगर आप आके जाओ मस्जिद को गिरा नौजुबिल्लाह तो क्या होने वाला है, क्या होगा? आप समझ रहा है इस बात का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर शांति न पैदा हो। पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतजार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रिस्तानों पर झगड़े हों और मुसाफिर खानों पर झगड़े हों, दीनी इदारों पर झगड़े हों, ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी मुल्क मैं आप भी ज्यादा समझते हैं, मैं भी समझता हूँ चीज को, इंतशार और डिस्टर्बेंस की हालत में कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमान सड़क पर ताकत तो 17 मार्च से दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन सियासी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने बिहार को अपना मंच चुना है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उन्हें यह मौका मुनासिब लग रहा है नीतीश कुमार पर दबाव डालने का। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि बिहार में मुसलमानों का वोट आरजेडी को जाता है, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू के पक्ष में भी मुस्लिमों का एक तबका वोट करता है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.70% है। 243 सीटों में से 3 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर 20 से 40% या इससे भी अधिक है। राज्य की 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता करीब 40% है। 6 लोकसभा सीटों पर भी मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 16 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 10 सीटें दी थी। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसने सिर्फ 7 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे। इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में है और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। देश में 2011 के बाद से जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन 2 साल पहले बिहार में जब जातिगत गणना हुई तब ये पता चला कि बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। इनमें करीब 4 से 4.5% आबादी अगड़े मुसलमानों की है, जबकि बाकी आबादी पिछड़े यानी पसमानदा और दलित मुसलमानों की है। शेख, सैयद और पठान ये वो जातियां हैं जो अगड़ी जातियों में आती है और इन्हें लालू यादव की पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार और एनडीए की नज़र पसमानदा मुसलमानों पर है।